हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक कि जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई जो भी पहले के टॉपिक्स हुए हैं तो उसको हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं, एक ब्रीफ कर रहे हैं ताकि वो एक कनेक्टिंग लिंक बना रहे। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी के जो पुराने वीडियोस हैं जो हमने पहले कवर कर रखे हैं उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं तो प्लीज व्यू दैट पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड, जिससे क्या फायदा होगा आपको कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यू विल गेट ईच एंड एवरी कंसेप्ट रिलेटेड टू द फाउंडेशन ऑफ दैट बायोलॉजी। ओके, सो अगर आपको बेटर लगता है, आपको समझ में आता है, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर चैनल, प्लीज ऑलवेज प्रेस द बेल आइकन विच इज डिनोटेड ऑन दैट स्क्रीन। एक बेल शेप स्ट्रक्चर होगा, उसे प्लीज आप एक बार प्रेस करेंगे। इससे बेनिफिट होगा कि हमारे वीडियोस जैसे ही अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशंस में यूट्यूब के थ्रू आ जाएगा। ओके, तो चलिए वंस अगेन हम लोग रिपीट करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। हमने लिविंग और नॉन लिविंग के केस में एक डिफरेंस देखा है, एक कैरेक्टरिस्टिक देखी है कि क्या डिफरेंस होता है लिविंग और नॉन लिविंग में। और उसके बेसिस पे हमने क्या देखा, एक फैक्टर था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में हमने देखा। दूसरा फैक्टर था उससे रिलेटेड ग्रोथ। ग्रोथ के बाद हमने देखा डेवलपमेंट। आफ्टर दैट डेवलपमेंट हमने सबसे पहले सेल डिवीजन देखा, ग्रोथ देखा, डेवलपमेंट देखा। इन सब चीजों के लिए रेस्पिरेशन की भी एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, हमने उसको भी एनालाइज किया। आफ्टर रेस्पिरेशन हमने कैटाबॉलिज्म को देखा, सॉरी इट इज मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमने मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस किया। हमने ये भी बोला कि जो लिविंग सेल्स होंगे दे जनरली गो फॉर रिप्रोडक्शन, दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा ये जो रिप्रोडक्शन होंगे ये जनरली दो टाइप्स के होंगे। एक होगा सेक्सुअल और दूसरा होगा असेक्सुअल। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन में हमने दो कैटेगरी देखी, जिसको हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। Okay, and that metabolism is further of two types, जिसको हमने बोला था कि भाई एक तो एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, जिसको हम एनाबॉलिज्म कह सकते हैं, और दूसरा कैटाबॉलिज्म होगा। मतलब अगर ये कुछ बनाएगा तो ये ब्रेक करेगा, और जब चीजें ब्रेक होगी तो उससे एनर्जी लिबरेट होगी, और वो एनर्जी एक लिविंग बॉडी यूटिलाइज करता है। तो चलिए, एक बहुत अच्छी बात हो गई कि हमने ये सारे फैक्टर्स को देख लिया। हमने मूवमेंट एंड लोकोमोशन को भी इस टॉपिक में कवर किया है कि अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो उसमें एक सेल्फ मूवमेंट होता है, एक मूवमेंट एंड लोकोमोशन की भी प्रक्रिया होती है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन की भी प्रोसेसेस होते हैं। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं दे जनरली शोज कॉन्शियसनेस towards the environment, towards the act of environment, or any sudden change. Any means they simply we can say it as they show reflex. they वो उस पे रिएक्ट करते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं, they are conscious, they have consciousness। लेकिन नॉन लिविंग के केस में कोई कॉन्शियसनेस वाली बात नहीं होती है। आज कोरोना कितना भी फैला हुआ है, सारे लिविंग बॉडीज वरीड हैं, लिविंग बॉडीज अफेक्ट हो सकते हैं, बट नॉन लिविंग के केस में नॉन लिविंग मैटर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना हो या
कोई भी किसी भी तरह का रोना हो उनको फर्क नहीं पड़ता, कोरोना हो या लोरोना हो फर्क नहीं गिरता, लेकिन लिविंग बॉडी अगर है तो वो कोरोना वायरस इन्फेक्ट करती है और आज पूरा वर्ल्ड उनसे परेशान है कि नहीं। तो अब ये सारे जो फैक्टर्स हमने पढ़ा है, हमने लिविंग को डिफाइन किया है, हमने लाइफ के बारे में जाना है, दीज आर दोज फैक्टर्स, नॉट ओनली दिस मच, there are hundreds of factors which is responsible for the living characteristic, which is responsible for the life of an organism. किसी एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ के लिए ऐसे कई फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और ये जो सारे फैक्टर्स हम देख रहे हैं ये आगे कंटिन्यू होते जाएंगे, यूज में आते जाएंगे फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड ऑफ द बायोलॉजी। आप इससे दूर कभी नहीं जा पाएंगे, इसके एप्लीकेशंस हर जगह होंगे, हर चैप्टर में होंगे। जब आगे की वीडियोस नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो इसके वर्ड्स हमेशा यूज होते रहेंगे, है ना। तो अब आगे जो हम लोग देखेंगे वहां पे क्या बेसिकली फर्दर देखेंगे कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स है किसमें, कहां पे ये फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, कौन इसको यूटिलाइज करता है, कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो इसको शो करता है, वो लिविंग बॉडी क्या है। तो अगर उसके बारे में आप देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत शब्द के बारे में आपको सुनने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सेल। इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है जब हम द सेल कहते हैं इसको। ये जो सेल है जिसके बारे में मैंने एक डेफिनेशन दिया था, एक ब्रीफ किया था कि ये सेल में होती है लाइफ, ये सेल फर्दर एक सेल ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के फंक्शनिंग के लिए, उनकी मॉर्फोलॉजी के लिए, उनके रिएक्शंस के लिए, उनकी एक्टिवनेस के लिए, उनके रिप्रोडक्शंस के लिए। मींस ईच एंड एवरीथिंग simply depends upon the nature of the cell. As for example, the neural cell, they cannot divide. वो कभी डिवाइड नहीं हो सकते। The prokaryotes, the bacteria, उनमें बहुत ही ज्यादा डिवाइडिंग प्रॉपर्टी होती है, डिवाइडिंग रेट काफी ज्यादा होता है। तो ये बहुत सारे कंडीशंस आएंगे जिसमें हम और सेल के बारे में अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये द सेल, ये जो सेल है इसमें ये सारे प्रोसेसेस होंगे क्योंकि सेल ही लाइफ को फॉर्म करता है, सेल ही लाइफ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आज धीरे धीरे हम एक सेल तक पहुंच चुके हैं जो बायो का बेस है। ओके, हाँ, तो चलिए दोस्तों अब हम कोशिश करते हैं सेल को समझने की कि सेल एग्जैक्टली क्या होता है, सेल किस तरह से फंक्शन करता है, उसके पास क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से उनके पास लाइफ होता है। जैसा कि हमने लिखा है कि सेल, मैंने आपको बताया अभी कि सेल के साथ अगर द शब्द यूज होता है तो वो काफी खूबसूरत सुनने में आता है और पढ़ने में आता है, मतलब ये पावरफुल होता है, पावरफुल फील होता है ना। तो सेल क्या है, तो सेल का सबसे बेसिक डेफिनेशन जो आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि सेल होता क्या है भाई। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने क्या बोला, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज पहले भी आ चुका है, पहले के लेक्चर्स में भी आ चुका है, तो इस पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर भी एक शॉर्ट में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्ट्रक्चर के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो सेल है, फंक्शन के लिए अगर कोई रेस्पॉन्सिबल है तो वो सेल है। तो कैसे भाई, एक सेल जब डिवाइड करना शुरू करता है तो उसके नंबर इंक्रीज होते हैं। हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, इस सेल में जब डिवीजन होगा तो सेल के नंबर इंक्रीज करेंगे, और सेल के नंबर जब इंक्रीज करेंगे तो ये एग्रीगेट करेंगे एंड दे फर्दर फॉर्म टिश्यूज। जब टिश्यू से आगे हम बढ़ेंगे तो ये फर्दर जाकर के ये ऑर्गेन फॉर्म करेंगे, ऑर्गेन बाद में एक सिस्टम फॉर्म करेगा,
जिसको हम कह सकते हैं ऑर्गेन सिस्टम, दैट कैन बी कॉल्ड एज ऑर्गेन सिस्टम। और अगर बहुत सारे ऑर्गेन सिस्टम मिल जाते हैं तब जाकर के ये ऑर्गेनिज्म बनाता है, तब एक ऑर्गेनिज्म, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन होते हैं, उनका एक मॉर्फोलॉजी डिफाइन होता है। नाउ हाउ अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन, क्योंकि सेल ही वो चीज है जहां पे रेस्पिरेशन हो रहा है, जहां पे जो मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें हमने सीलिया और फ्लैजेला जो एक स्ट्रक्चर है वो भी तो किसी सेल का बना है कि नहीं। तो सेल की फंक्शनिंग, किसी एक ऑर्गेनिज्म की जो फंक्शनिंग होगी वो सेल पे ही डिपेंड करता है। एज फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं न्यूरॉन सेल की बात करता हूं। ये न्यूरॉन सेल क्या है भाई, आप पढ़े होंगे कि ये जो न्यूरॉन सेल है, जिसको आप नर्व सेल भी कह सकते हो, ये क्या है भाई, तो ये एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर विच इज responsible for the transmission of signal. That neuron is responsible for, that particular neuron is responsible for, it is responsible for the transmission of signals from one part to the another, एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ये सिग्नल लेके जा रहा है। मतलब अगर ये हेड है, मान लीजिए एक हम ह्यूमन बनाते हैं, मेरा थोड़ा फिगर स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करेंगे, आप चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बहुत फास्ट हैंड ड्राइंग करने वाला टीचर नहीं हूं, आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी, सो आई कैन नॉट ड्रॉ अ वेरी वेल नीट, एकदम नीट वेल डायग्राम हम नहीं बना सकते, है ना। तो यहां से मान लीजिए एक सिग्नल बढ़ता है तो ये यहां तक आता है ना। नीट एंड क्लियर नहीं है, ये इंसान आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कुछ सिग्नल है, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने एक हैमर मारा, यहाँ पे हैमर से इसको इस लोकेशन में ठोका है, तो ये क्या करेगा, ये इधर मूव करेगा हाथ को, या कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा। तो ये जो सिग्नल यहां से ब्रेन तक गया और ब्रेन से फिर वापस हैंड तक आया, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ये न्यूरॉन की वजह से होता है। हमारी आंखें कुछ चीजें देख रही हैं, क्या देख रही है, आप जो वीडियो अभी देख रहे हो, आपकी वीडियो के सामने एक कुणाल सिंह सर है जो कि पढ़ा रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो। कैसे कुणाल सर क्या बोल रहे हैं और आप कैसे समझ रहे हो कि कुणाल सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, कैसे समझ रहे हो। उसके पीछे भी ये न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी भी चीजें, आप भागते हो, दौड़ते हो, कंप्लीट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द न्यूरॉन सेल। डाइजेस्टिव सेल्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वो डाइजेस्टिव सिक्रीशन करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी तो एक सेल का मॉडिफिकेशन है ना, वो भी एक सेल का मॉडिफिकेशन है। स्वेट ग्लैंड, वो भी एक सेल का मॉडिफिकेशन है। एपिथेलियल सेल्स की मॉडिफिकेशंस की वजह से वो एक स्वेट ग्लैंड फॉर्म होता है। तो ऐसे कई ग्लैंड्स हैं, कई स्ट्रक्चर है जो एक सेल से ही बना हुआ, कंप्लीट बॉडी ही बनी है एक तरह से। तो एक फंक्शन के लिए, एक सेल के फंक्शन के लिए, एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन के लिए ये सेल ही रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो अलग अलग तरह के सेल क्यों ना हो। डाइजेस्टिव सेल्स हो सकते हैं, कुछ फैगोसाइटिक सेल्स हो सकते हैं, ब्लड सेल्स हो सकते हैं, कार्डियक सेल्स हो सकते हैं, एपिथेलियल सेल हो सकता है, ब्रेन सेल्स हो सकते हैं। So there are a very diverse group of cell which is responsible for the functioning of an organism. That's why we define the cell as a structural and functional unit of life. क्योंकि अगर सेल नहीं होगा तो ना फंक्शन कर पाएगा ऑर्गेनिज्म और ना ही उसके स्ट्रक्चर्स रह पाएंगे।
कोई इंसान डेड हो जाता है, सेल फंक्शनल नहीं रहता है, उसकी बॉडी क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, उनकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है, उनकी बॉडी सड़ने लगती है, जिसकी वजह से हम उन्हें बर्फ में रखते हैं, एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, गर्म होगा, इंटरनल एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे और सेल का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, सेल सड़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से हम उसे बर्फ में रख करके उसको प्रॉपरली सेव करके रखते हैं, है ना। तो आपने सेल को समझ लिया कि सेल क्या होता है, हमने डेफिनेशन को देख लिया। चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डायग्राम ऑफ सेल, ठीक है। अब एक सेल का डायग्राम बनाते हैं कि सेल एग्जैक्टली कैसा होता है। एकदम सिंपल डायग्राम मैं बनाऊंगा, उसके बाकी डिटेल में तो हम जाएंगे ही, लेकिन अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, तो कुछ जो चीजें वैसे रिक्वायर्ड होंगे वह इतना ही हम पढ़ेंगे, बेसिक के फॉर्म में ही पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक रफ एक सेल बनाता हूं, है ना। ये एक सर्कुलर सेल मैंने लिया है ताकि आप चीजों को समझ सकें प्रॉपरली। इसके सेंटर में कुछ चीजें प्रेजेंट है, इसके सेंटर में कुछ एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना। और भी आप देखे होंगे कि इसके चारों तरफ, देखिए तो इसको मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि और बेटर वे में आप समझ सकें इसको। ये देखिए मैं ब्लैक कलर से दे रहा हूं इसको, एकदम ब्लैकिश कलर है ना। उसके बाद इसके चारों तरफ पानी भरा होता है। आपने गाना भी सुना होगा, ब्लू है पानी पानी, बहुत वायरल हुआ था, है ना। आपने गाना भी सुना होगा, ब्लू है पानी पानी, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये सेल है तो इसकी एक बाउंड्री है, सेल की एक बाउंड्री है, जिस बाउंड्री को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। दैट पर्टिकुलर बाउंड्री इज कॉल्ड एज, पहले लिख लेते हैं भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखते हैं इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। In short, it is abbreviated as PM. Okay? और इसके बीच में जो पानी भरा है, इस पानी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं भाई? तो साइटोप्लाज्म। तो हमने क्या देखा, ये एक बाउंड्री है, एक सेल का एक गार्ड करने के लिए एक स्ट्रक्चर है, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो पूरा अदर देन दैट पार्ट जो सेंटर में हमने ब्लैक कलर से बताया है, इसके चारों तरफ और मेम्ब्रेन के बीच में जो एक डेंस फ्लूइड होता है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, एक डेंस फ्लूइड है। इट इज अ काइंड ऑफ डेंस फ्लूइड, है ना। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो डिटेल में आपको और आगे दूंगा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, जो इसके चारों तरफ भरा हुआ है और इसके बीच में एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, विच इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में हर सेल में नहीं होता है। जब मैं आपको प्लांट सेल बताऊंगा, एनिमल सेल बताऊंगा, तो वहां पे ये न्यूक्लियस कहीं एक बाउंड्री की तरफ शिफ्ट भी होता है, वो और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। ये सारे दीज ऑल आर द सस्पेंस जो मैं आगे ओपन करूंगा जब थोड़ा डिटेल में बढ़ूंगा, तो है ना। लेकिन फिलहाल लोग यही कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट इट इज नॉट लाइक एज कि वो एकदम सेंटर में ही होता है। वो कहीं भी रह सकता है, कभी एकदम बाउंड्री की तरफ भी रह सकता है, कहीं एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी रह सकते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स भी होते हैं, है कि नहीं। तो ये न्यूक्लियस है, और ये जो न्यूक्लियस है ना, ये न्यूक्लियस भी दोनों तरफ से, चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर से गार्ड रहता है। ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वी से इट एज
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी हमने क्या पढ़ा, एक जो बाउंड्री है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस इज व्हाट द बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ द सेल। क्या हो गया, चलिए ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, जो कि गार्ड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, गार्ड करता है सेल को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि अगर ये सेल है तो ये पूरा हिस्सा ये क्या है, इसका सराउंडिंग है। क्या है, सराउंडिंग है। या अपन कह सकते हैं कि भाई ये इन्वायरमेंट है, मान लीजिए आपके घर में कमरे हैं, या आपके घर में जितने भी कमरे हो फर्क नहीं गिरता है, कितने भी कमरे हो, है ना। एक कमरे में एक बाउंड्री होती है, तो वो जो बाउंड्री है दैट कैन बी कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन। अगर उस कमरे को हम सेल मानते हैं तो जो उसकी बाउंड्री है, जो उसकी दीवार है, वो उसकी मेम्ब्रेन कहलाएगी, है ना। तो न्यूक्लियर ये जो सेल की जो बाउंड्री है वो क्या हुई, सेल मेम्ब्रेन बोलिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से इट एज सेल मेम्ब्रेन, है ना, जिसको शॉर्ट में हम सीएम कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए थोड़ा याद करने के लिए कैसा करेंगे, Who is the Prime Minister of India? Who is the Prime Minister of India? यहां पे थोड़ा फोकस करेंगे। The Prime Minister of India is नरेंद्र मोदी। PM of India is NM, नरेंद्र मोदी। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो भी एक गार्ड में है, मतलब एक घर की बाउंड्री हुई चारों तरफ से, और घर के अंदर जितने कमरे हुए उसकी भी बाउंड्री हुई, है ना। किचन की भी बाउंड्री हुई, बालकनी में भी बाउंड्री हुई, लेकिन बालकनी थोड़ा ओपन भी रहता है, तो इसमें भी कुछ ऐसे सेल्स भी हैं, कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में शायद वो कुछ उनके भी स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग होंगे, है ना। तो हम उसको देखते हैं आगे। तो साइटोप्लाज्म हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द गार्ड ऑफ द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब नरेंद्र मोदी याद करने के लिए आप सोच सकते हैं नरेंद्र मोदी कहां बैठते हैं भाई, तो दिल्ली में। दिल्ली इज द सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया, तो सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये गार्ड कर रहा है, नरेंद्र मोदी एक तरह से गार्ड ही कर रहे हैं ना इंडिया को। किसी से भी बातचीत होगी तो वो नरेंद्र मोदी ही करेंगे, ताकि कोई दूसरा उसके ऊपर अलग एक्शन ना ले ले, है कि नहीं। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी इज द गार्ड ऑफ इंडिया। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नरेंद्र मोदी, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन गार्ड्स द सेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गार्ड्स the nucleus of the cell, है ना। तो कुछ गार्ड की जरूरत क्यों है, ऐसा क्या रहता है न्यूक्लियस में, तो ये यही सारे बेसिक चीजें हैं बेटा जो हमें याद रखने की जरूरत है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें प्रेजेंट होती है वो होता है डीएनए। वो क्या होता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, इस न्यूक्लियस के अंदर जो दूसरा आइटम प्रेजेंट होता है, जो दूसरा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। मतलब यहां पे मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं, ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है।
इस न्यूक्लियस के अंदर जो बीच में व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, शायद कैमरा आपको फोकस कर रहा होगा, ये जो सेंटर में जो यहाँ पे ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो मैंने मिटाया है, वो न्यूक्लियस है। चलिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम इस पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम इफेक्ट तो आप लोग जानते ही होंगे ना, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको जूम करेंगे तो ये शायद कुछ ऐसा दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? ये मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ओके, दिस इज व्हाट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहां पे अगर मान लीजिए इसको हमने पूरा ब्लैक से बताया है, ये पूरा हिस्सा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर में जो छोटा स्ट्रक्चर होगा, सेंटर में जो लोकेटेड होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको हम न्यूक्लियोलस कहेंगे, जो कि एकदम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इट हैज आरएनए। इसके पास क्या है भाई? आरएनए है। तो ये फिगर देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये जो बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। So inside the nucleus there is also a dense condensed fluid inside the nucleus is present, and that fluid is what called as, it is the cytoplasm of the nucleus. That structure is what? The cytoplasm of the nucleus. So this is what called as nucleoplasm. It is what called as nucleoplasm. मतलब what is that nucleoplasm? We can again break out that word. Please always try to break the word. जब उसको फ्रेगमेंटाइज करेंगे वो आपको कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर देगा। जैसे एक पुलिस चोर को पकड़ता है तो चोर कुछ बोलता नहीं है कि हाँ मैंने चोरी किया भाई, मैंने वहां से इतने पैसे उठाए, वहां से ये सामान चोरी किया, नहीं बोलता मैंने तो चोरी किया ही नहीं है, वो हमेशा यही बोलता है। तो पुलिस क्या करते है? उसको तोड़ते हैं। जब पुलिस उसको तोड़ते हैं, डंडे पटकते हैं उनके ऊपर, तब वो बोलता है कि हाँ भाई मैंने वहां से 10,000 चोरी किए, वहां से ये सामान उड़ा के लाया, वहां से ये सामान उड़ा के लाया, वो सारी चीजें बोल देता है। सेम वैसे ही इफ पॉसिबल आप अगर शब्द को ब्रेक करने की कोशिश करोगे, आप इसको आराम से फ्रेगमेंटाइज करने की कोशिश करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर देगा। जैसे मैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, इसे मैं न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने क्या लिखा? दैट न्यूक्लियोप्लाज्म को हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में ब्रेक किया है। मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है भाई? दैट न्यूक्लियोप्लाज्म इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो साइटोप्लाज्म होगा उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो हमने इस छोटे से स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जूम जब किया है, जब इसको हमने थोड़ा जूम किया है, तो इसने एक अलग स्ट्रक्चर दिया है हमें। और वो स्ट्रक्चर कैसा है भाई? तो वो ऐसा है, इसके अंदर ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और नहीं तो और यहाँ पे एक कंडेंस्ड फाइबर भी प्रेजेंट होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, कुछ इस तरह से, जिसको हम कह सकते हैं दिस इज व्हाट? द डीएनए। दिस इज व्हाट? द डीएनए। वो डीएनए होगा, है ना। तो हमने क्या देखा? फ्रॉम द स्टार्ट सेल है, सेल के पास साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस गार्ड हो रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इस न्यूक्लियस के पास
एक डीएनए भी है जो हमने आपको यहाँ बताया है कि भाई ये जो क्रोमैटिन फाइबर भी इसे कहते हैं, जैसे जीनोम ऑफ द सेल कहते हैं, वो और मैं डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको जीन के बारे में बताऊंगा, जब मैं डीएनए के बारे में बताऊंगा तो वहां पे मैं जीन्स के बारे में बताऊंगा, जीनोम के बारे में बताऊंगा, आरएनए के बारे में बताऊंगा। और आरएनए भी यहाँ पे हमने लिखा है कि न्यूक्लियोलस के पास आरएनए होता है। ये जो न्यूक्लियोलस है इसके पास आरएनए होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में जो प्रेजेंट है डीएनए, ये सॉरी, जो न्यूक्लियस के सेल के सेंटर में जो प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियोलस है, इसके अंदर आरएनए है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, एक डेंस फ्लूइड भी है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर भी है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड भी, जिसको डेंस फ्लूइड भी कहते हैं, डेंस फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड ऑफ द न्यूक्लियस, इट इज डेंस लाइक फ्लूइड। सो दिस इज व्हाट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज व्हाट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, किसका इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो फिगर था हमने सेल के बारे में बनाया था और ये जो फिगर है वो न्यूक्लियस के बारे में बनाया था, ताकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस यहाँ पे दिख नहीं रहा था वो क्लियरली विजिबल हो। आप प्लीज कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर से न्यूक्लियस को लिया है और यहाँ पे ब्लैक कलर से हमने न्यूक्लियोलस को लिया है, तो प्लीज आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे देखिएगा मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा है ना। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग और पढ़ेंगे। बाकी कुछ ऑर्गेनल्स भी होंगे एक सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या होता है भाई, तो मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन से जब यहां से थोड़ा सा आप सफर तो कीजिए, एक सफर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहां पे एक इंसान फिर मैंने खड़ा किया है बाउंड्री पे, तो सबसे पहले ये बाउंड्री को मिलेगा, ये बाउंड्री पे आके मिलेगा, मतलब ये बाउंड्री हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब ये थोड़ा अंदर की तरफ आएगा तो इसके पैर गीले होंगे, मतलब ये पानी जैसा कुछ है, ब्लू है, पानी 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 जैसा कुछ है। और ये जो पानी है ये इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जब और थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो यहाँ पे कुछ और सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। वो सेल ऑर्गेनल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी बस सेल ऑर्गेनल लिखता हूं। इसके अंदर सेल ऑर्गेनल भी प्रेजेंट होंगे। और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, लाइक सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द गोल्गी बॉडीज, द लाइसोसोम्स, देयर आर सो मेनी। इसके अंदर आप राइबोसोम्स के बारे में देख सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीजों के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। और एक इंट्रोडक्शन क्लास है ये सेल का जो आज हम लोग देख रहे हैं, इट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल। तो सेल ऑर्गेनल होगा, सेल ऑर्गेनल से जब क्रॉस करके बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे ना तो आपको ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। विदाउट गार्ड आप किसी से मिल नहीं सकते। जितने भी बड़े आदमी होते हैं ना उनके पास गार्ड होता है। तो सेल तो सबसे बड़ा आदमी है, ये तो कंट्री ही हो गया। मान लो यहां से कोई वीजा लेके आया अंदर, तो यहाँ पे किसी भी रास्ते आए, पानी के रास्ते आया वो, तो यहाँ पे फिर से मोदी से मिलेगा, तो यहाँ पे गार्ड मिलेंगे, तब जाकर के अंदर बैठा है नरेंद्र मोदी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को गार्ड करते हुए अंदर जाकर के, तब जाकर के यहाँ पे मुलाकात होगी, है कि नहीं। वैसे ही जब ये इंसान आगे चलना शुरू किया ना, एक ढूंढने के लिए कि सेल के अंदर में क्या है, तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर साइटोप्लाज्म मिलेगा, फिर सेल ऑर्गेनल्स मिलेंगे बिखरे हुए, कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ऐसे चारों तरफ बिखरे हुए मिलेंगे। उसके बाद फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा, तब जाकर के वो कहेगा कि नहीं भाई मैं न्यूक्लियस तक पहुंच गया। जब वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके न्यूक्लियस के अंदर इंटर कर जाएगा, जब ये इंसान यहां आ जाने के बाद अगर ये इसके अंदर जाएगा तब कहेगा कि नहीं यहाँ पे हमने कुछ और स्ट्रक्चर देखे, न्यूक्लियस के अंदर भी पानी है, मतलब साइटोप्लाज्म है और वो न्यूक्लियस का है, तो उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसके बाद फिर उससे उसकी मुलाकात होगी न्यूक्लियोलस से, जिसके पास आरएनए है, यहाँ पे उसको डीएनए से भी मिलेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये एक जो एक हमने पिक्चराइज एक कहानी के जैसा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं भाई ये एक सेल के अंदर की बात हो रही है ना। हाँ जी, तो हमने क्या देखा
कि ये न्यूक्लियस को हम समझ गए, ये इंसान हर किसी से मिल लिया, है ना। तो मतलब ये जो न्यूक्लियोलस है इसके पास आरएनए है, इट कंसिस्ट ऑफ आरएनए, जिसका फुल फॉर्म हम कहेंगे राइबो न्यूक्लियिक एसिड। तो कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम आरएनए के बारे में भी देखेंगे, डीएनए के बारे में भी देखेंगे, और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली कैसे होते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, दैट इज अपॉन, फिर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और डीएनए आरएनए के बारे में जान लेंगे, क्योंकि ये डीएनए और आरएनए ही है जो कि सेल के लिए सब कुछ है। वो कल मैं आपको बताऊंगा क्या है ऐसा डीएनए और आरएनए में जिसकी वजह से सारा सेल उस पर डिपेंडेंट होता है। ये न्यूक्लियस को ऐसे ही पावरफुल नहीं कहते, क्योंकि न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द जीनोम ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल करने के लिए जितनी सारी चीजें चाहिए होती है वो सब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से ये हेड ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दैट न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑफ द सेल। तो कितना मतलब समझ रहे हैं, ये बॉस है, बॉस मालक है। जैसे हमारे घर पे एक बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, दादाजी, वो हेड हैं, वही सब कुछ करेंगे, जो कहेंगे वही होगा। वो अगर नहीं कहेंगे ये काम नहीं होगा तो फिर नहीं होना वो काम। वैसे ही ये सब कुछ को रेगुलेट करेगा, ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा, ये मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा, ये सेल डिवीजन को रेगुलेट करेगा, ये हर एक चीज को रेगुलेट करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो प्लीज आप इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लोगों तक जितना पहुंचा सकते हैं उसको पहुंचाइए, और प्लीज आप कंटिन्यूअसली अपने आपको अपने चैनल पे प्रेजेंट रखिए, ताकि आप सारी चीजों को एक सीक्वेंस्ड वे में आप समझ सके। थैंक यू वेरी मच।